किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे चलते। अच्छा, अब है हमारे पास कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव वो पर्सपेक्टिव है, यानी कि जब भी हमारे पास कॉग्निशन की बात है या कॉग्निशन का वर्ड है, तो आपने खुद से समझ जाना है कि यहाँ बात किसकी हो रही है। थिंकिंग प्रोसेस की, रीजनिंग की, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, ऑब्जेक्टिविटी की। थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग, नोइंग, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। जब भी आपके पास साइकोलॉजी में कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आए तो आप समझ जाए कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग प्रोसेस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इन चीजों की बात हो रही है। ठीक है। और क्यों ना हो, इस चीज का जिक्र क्यों ना हो, होगा इस वजह से कि जब हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन में हमने कहा था कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। तो जब साइंटिफिक स्टडी की बात आ गई तो यहाँ पे हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। साइकोलॉजी में कभी भी आप जो है, जैसे लेट सपोज अगर कोई थ्योरी है आपके पास, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये किसी साइकोलॉजिस्ट की पसंद नापसंद की बात आ गई, मुझे ये चीज पसंद है इसलिए मैंने ये थ्योरी दे दी, या मुझे ना पसंद है तो मैंने ये थ्योरी दे दी। वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग हमेशा मौजूद होगी आपके पास। ठीक है। सब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हमारे पास वुंड और जेम्स दोनों ने काम किया है, तो आप दोनों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है। फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें क्या बताता है, देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। कंसर्न विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाई बिहेवियर। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि बायोकेमिकल्स, इंसान की जिंदगी में या इंसान की पूरी बॉडी में, जिंदगी भी कह सकते हैं पूरी बॉडी भी कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस जिसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे आप छोटे से बड़े होंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहने के बाद जब आप मर जाएंगे तो उसके बाद भी आपकी बॉडी डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोज होने के बाद जो है वो दूसरे जानवरों के लिए वो एक तरीके से सोर्स ऑफ फूड होगा आपकी बॉडी। तो जब से हम पैदा हुए हैं या पैदा होने का जो प्रोसेस है उसमें भी मरने तक आपकी जिंदगी जो है वो पूरे केमिकल रिएक्शंस उसमें हो रहे हैं। अब उन केमिकल रिएक्शंस का आपके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट जो है वो भी हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अब स्मोकिंग ना ही आपको कोई फूड प्रोवाइड कर रही है, ना ही आपको कोई लिक्विड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अगर हम बात करें कि स्मोकिंग जो है वो हम माउथ के थ्रू करते हैं, तो माउथ के थ्रू आपका जो प्लेजर है वो दो चीजों में होता है, या तो आप फूड ले रहे हैं या फिर आप ड्रिंक ले रहे हैं। ठीक है। पानी पी रहे हैं, कोई जूस पी रहे हैं, या कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या XYZ जो भी इस तरह की ड्रिंक है वो पी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्मोकिंग करने वाला एक बार अगर स्मोकिंग शुरू कर दे, तो आपने ये नॉर्मली सुना होगा कि छोड़ना नामुमकिन के मुतरादिफ है। ठीक है। नामुमकिन के मुतरादिफ है, नामुमकिन नहीं है लेकिन उसके ही आसपास कहीं उसके ही बराबर हो सकता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह आपकी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई जेंडर बाइसनेस नहीं है, इसमें मेल्स फीमेल्स दोनों इंक्लूड है। अगर फीमेल्स भी स्मोकिंग शुरू कर दे तो उनके लिए भी छोड़ना मुश्किल है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि इंसान के ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो निकलते हैं। उसमें से एक केमिकल का नाम है डोपामिन। डोपामिन क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। स्मोकिंग करने वाला जब भी स्मोकिंग शुरू करता है तो पहली दफा वो सिर्फ ये सोच के शुरू करता है कि मैं इससे टेस्ट करके देखता हूँ कि ये इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है। कूल दिखने के लिए या अच्छा दिखने के लिए शायद ये भी रीजन हो, लेकिन पहली दफा जो चीज को इस्तेमाल किया जाता है, आप कोई भी पहली डिश खाते हैं तो ये देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, इसे चख के देखते हैं। लेकिन वो पहली दफा ही उस चीज को लेना था, केमिकल रिएक्शंस हुआ, और उसके बाद एक वक्त आता है कि पहले आप दिन में एक कंज्यूम करते हैं, फिर दो तीन, और उसकी तादाद जो है वो बढ़ती जाती है अगर आप खुद से स्टॉप ना करें। अब आप देखें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें आ गई कि जब आप सिगरेट का पैकेट देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि
ये चीज़ आपकी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन सिगरेट बेचने वाले ने भी साइंटिफिक स्टडी की हुई है, उसे पता है कि एक बार जो इस्तेमाल करेगा, वो फिर बार-बार इस चीज़ को कंज़म्पशन करेगा। तो बहरहाल यहाँ पे जो फिज़ियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसको बताने का मकसद ये है कि आपकी बॉडी में होने वाली जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, उसका आपके बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये सिगरेट तो आप खुद अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसमें मेडिसिन्स हैं। कुछ लोगों को इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी या एक लंबे अरसे तक उन्हें वो मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। मेडिसिन का इंसान के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्यों इफ़ेक्ट पड़ता है? उसकी वजह ये है कि आप बाहर से कोई नया केमिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी बॉडी में, ठीक है? तो जब कुदरती तौर पे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसको बैलेंस करना, उसको स्टेबल करना बॉडी के लिए, एक बॉडी हमारी एक तरीके से मशीन है। वो खुद से प्रोड्यूस कर रही है, खुद से खत्म हो रहा है, खुद से प्रोड्यूस कर रही है, खुद से खत्म हो रहा है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ में आपको जो है वो आपके इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या किया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब अगर किसी के घर में डायबिटिक पेशेंट हो तो उसे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि जब आपको इंसुलिन दी जाती है या आपकी बॉडी में कुदरती तौर पे इस चीज़ को बैलेंस करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, तो जिस वक़्त आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो आपका बीपी भी हाई हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, छोटा बच्चा अगर है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएगा, वो एक जगह बैठेगा नहीं या अगर उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उस केस में वो क्या होगा कि बिल्कुल एक ही जगह बैठ जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा, मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक्टिविटी नहीं करेगा। जबकि जो लोग बिल्कुल सही हैं, जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, कुदरती तौर पे जिनका इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको खुद ही आपका दिमाग मैसेज दे देगा कि हाँ भई, अब जो है वो आपने वॉक करनी है, अब आपने बैठ जाना है, खुद ही मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, उसको खुद से मैसेजेस नहीं मिलते। वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो भी पार्ट होता है या जो भी ऑर्गन होता है, वो उसका काम करना छोड़ देता है। अब जब उसे इंसुलिन दिया जाएगा, तो अक्सर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि पहले इंसुलिन दिया गया, उसके बाद फिर उन्हें कोई चीज़ खिलाई जाती है, अगर बहुत ज़्यादा लो हो गया या बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो फिर वो उनसे कहा जाता है कि अब आप वॉक करें ताकि आपका नॉर्मल हो, ठीक है? तो बेसिकली जब हम फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम केमिकल बॉडी के रिएक्शंस को देखेंगे, बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल चेंजेस हैं उसकी बात करेंगे। बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद 8वां जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी का कोर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, जिसे हम 3-4 नामों से, चाहिए 3-4 नाम आपने ज़हन में बिठाने हैं क्योंकि पेपर में सवाल आता है। साइकोडायनामिक, साइकोसेक्सुअल और एनालिसिस, ठीक है? साइकोडायनामिक, साइकोसेक्सुअल, साइको एनालिसिस किसने ये थ्योरी दी? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है? सिगमंड फ्राइड वो शख्स है जिसने पर्सनैलिटी के ऊपर साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम किया और पर्सनैलिटी में जिसने सबसे ज़्यादा अनकॉन्शियस पे काम किया है, वो हमारे पास सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है जिसमें इसने 5 से 6 स्टेजेस बताए जो इंसान की ज़िंदगी में आने वाली पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से जो चेंजेस हैं या इंसान की ज़िंदगी में उसकी फैमिली का या उसके पेरेंट्स का या आने वाले जितने भी लोग हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी पर्सनैलिटी कैसे फ़ॉर्म होती है। तो जब हम पर्सनैलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम ये बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ़ आपने इतना समझ लेना है कि सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से और अनकॉन्शियस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। यानी हिडन विशेज़, डिज़ायर्स, ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन, इंसान को ख्वाब क्यों आते हैं, ख्वाब का इंटरप्रिटेशन क्या होता है या इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। जैसे एक चीज़, एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से भी दी सिगमंड फ्राइड ने कि इंसान की अनकॉन्शियस में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो चीज़ें उसे ख्वाब में नज़र आती हैं। जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको ख्वाब के थ्रू नज़र आती हैं, ठीक है? पिक्चर्स की जितनी भी रिप्रेज़ेंटेशन है
या ड्रीम का इंटरप्रिटेशन है, ये सारी चीजें हम पर्सनालिटी के चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव अब्राहम मैस्लो की मोटिवेशन पे की थ्योरी है, और अब्राहम मैस्लो हमें क्या बताता है, देखो डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, फोकस ऑन द सब्जेक्टिव experience individuals freedom of choice and an inherent potential for growth। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाने, आप ये साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी पढ़ेंगे, और सीडी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और वो थ्योरी क्या है, हायरार्की थ्योरी है, जिसमें 4-5 स्टेजेस हैं, और 4-5 स्टेजेस में इंसान की जिंदगी की नीड्स को बयान किया गया है। सबसे पहली स्टेज आपकी बेसिक नीड्स है, फिर सेफ्टी नीड्स है, फिर बिलोंगिंगनेस है, फिर सेल्फ स्टीम है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये भी जब हम मोटिवेशन के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और नीड थ्योरी का मकसद या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान की नीड्स को बयान किया जाता है, इंसान की कौन कौन सी नीड्स है, कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली हुई। जैसे बेसिक नीड्स में आपके फूड वाटर की नीड्स आ जाती है, ठीक है, या इसके अलावा जो आपकी बेसिक नीड्स है। उसके अलावा जब हम सेफ्टी नीड्स की तरफ जाते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन की नीड आ जाती है, कि जब आपका पेट भरा हुआ है तो अब आप एक और स्टेज ऊपर जाएंगे, वो एक और स्टेज ऊपर क्या होगा, वो स्टेज होगा आपको प्रोटेक्शन चाहिए। फिर उससे एक और स्टेज ऊपर होगा तो वो बिलोंगिंगनेस या लव की नीड्स होंगी, कि अब आपने लोगों से जो है वो एफिलिएशन क्रिएट करना है, लोगों से अफेक्शन चाहिए आपको। फिर सेल्फ एस्टीम, और फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें क्या बताती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें बताती है नीड थ्योरी को, या फ्रीडम ऑफ चॉइस को, या ऐसी चीज यानी इनहेरेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ जो आपके पास कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मौजूद रखा है, चीज़ों को अचीव करना, ग्रोइंग ग्रोथ की स्टेज में जाना, इन सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आखिर में आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है नेचर का एंड नर्चर का। ये भी समझते जाओ, इसकी डेफिनेशन है। नेचर का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जिन भी माँ-बाप से आप पैदा हुए हैं, उनसे आप कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं। सिर्फ़ माँ-बाप से नहीं, माँ-बाप का जो आपका मैटरनल और पैटर्नल फैमिली है, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट करते हैं, जिसमें आपके फ़िज़िकल फ़ीचर्स भी आ जाते हैं, और आपकी इमोशनल फ़ीचर्स भी, या इमोशनल स्टेबिलिटी भी। गुस्सा करना, गुस्सा ना करना, बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा हँसना, बहुत ज़्यादा गमगीन रहना, बहुत ज़्यादा उदास रहना, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, आपकी नेचर में, जो आप इनहेरेंट करते हैं, ठीक है? पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, या आपके फ़ोरफ़ादर से। दूसरी चीज़ आ जाती है आपका नर्चर। नर्चर किसे कहते हैं, कि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में होने वाली जितनी भी तब्दीली है, एनवायरनमेंट से निकलने वाले जितने भी मैसेजेज़ हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज़ एक इंसान जो है वो ए उन पेरेंट्स के पास नहीं रहता जिसने उसे पैदा किया है, बल्कि उन पेरेंट्स के पास रह रहा है जो उसे पाल रहे हैं। तो पालने वाले की भी कुछ ख़ुसूसियात आपके अंदर मौजूद होगी। जितना इम्पोर्टेंट नेचर है, उतना ही इम्पोर्टेंट नर्चर भी है, ठीक है? नर्चर क्या है? आपका आस-पास का एनवायरनमेंट, जहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं, किस तरह के दोस्त बनाते हैं, दोस्त आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़े अब दोस्त से आप चीज़ें इनहेरिट नहीं करेंगे, लेकिन दोस्त के साथ रहते-रहते आप उसका बिहेवियर, उसकी पसंद-नापसंद, वो किस चीज़ पे क्या रिएक्ट करता है, वो रिएक्शंस, वो एक्सेंट, वो बातें, वो अल्फ़ाज़, वो सारे आप पिक करते हैं, और फिर आप उसे अपनी सोशल लाइफ़ में रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर उसका रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक कवर हो गया। एंड में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। या पिछली क्लास से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।
मैम अभी जो आपने पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बताया था वो फंक्शनलिज्म में लिख सकते हैं ना? कौन सा वाला पॉइंट? अभी जो आपने कहा था कि एक जो चीज होती है स्ट्रक्चरल, जिसमें हमें जो दिख रहा होता है, जो सामने हाँ हमारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन देखो पेपर में इसका सवाल जो है वो इतना यानी कि सवाल आएगा तो उसमें आपके पास अगर आप ये 10 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो इनफ है। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बता दूं कि साइकोलॉजी में अगर आपके पास फुल लेंथ क्वेश्चन आ रहे हैं आईटीबी के पेपर से, तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके, ठीक है। लेकिन अब साइकोलॉजी आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो जो गलतियां वहां हुई है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि पेपर में जो काम है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखवाए हैं तो आपने भी वो लिखने हैं। जितना ज्यादा आप जैसे कहेंगे जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, तो जितना आप काम को प्रेजेंटेबल बना के मुझे देंगे उतने अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले मैं इसमें जो है वो डेट्स भी लिखवाती थी, लेकिन डेट्स जो है वो बच्चों के लिए याद करना बहुत मुश्किल थी। इसमें आपका भी कसूर नहीं है, आपने कभी इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो अब मैंने डेट्स जो है वो स्किप कर दी है, सिर्फ नाम ही लिख दिए, लेकिन नाम बिल्कुल सही होने चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करें। स्टीमुलस अगर कहीं आ रहा है, जैसे लेट सपोज, स्टीमुलस की जगह आपने स्टीमुलस ही लिखना है, ऑब्जेक्ट ना लिखें। टेक्निकल वर्ड्स का जितना इस्तेमाल करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। साइकोलॉजी में लोगों ने 93, 94, 95 मार्क्स भी लिए हैं। अब तक की जो मेरी जो बेस्ट क्लास रही है, जितने भी मैंने शुरू से 2015 से और अब तक जितने भी सेमेस्टर पढ़ाए, तो उस क्लास का रिजल्ट हमेशा से बहुत अच्छा रहा है और उसने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। इस दफ़ा सीडी में भी उनका रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट है। तो 93, 94, 95 मार्क्स स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपने जो है वो पढ़ना है, टेक्निकल टर्म्स को याद करना है। जितना आप पढ़ेंगे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, एग्जाम्पल्स दें, एग्जाम्पल्स के साथ बात करें, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? ये मुझे लग रहा है ऑडियंस सो गई है, सुना नहीं है लेक्चर। चले खैर, आपका ही नुकसान है। खाली कॉपी चेक करने में ज्यादा मजा आता है, उसको पढ़ना नहीं पड़ता। मैम मार्क्स भी तो नहीं मिलते हैं ना फिर। मैम नेट इशू चलिए, बहुत कर रहा है बारिश की वजह से, कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा सुन लिए, जो आपने बताया वो उसमें डिटेल लिख ली और बाकी में बहुत ज्यादा चीजें मिस हो रही हैं नेट इशू की वजह से। अब इसके लिए देखो मैं आपको इतनी लीनियंसी दे सकती हूँ कि जब आपकी बस अगर अल्लाह करे क्लासेस स्टार्ट हो जाए, अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई तो हमने पुराना जितना भी पढ़ा होगा उसको फर्स्ट क्लास में हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं सुना, जिनका नेट इशू है या जिनका कोई और इशू है, तो वो चीज़ जो है उसे हम इस तरीके से ओवरकम कर लेंगे। जी मिस मिस जैन। नेचर ये है ना, अडेप्शन ऑफ इमोशन बाय योर पेरेंट्स बेसिकली। हाँ हाँ यानी कि आप जो इमोशन अपने पेरेंट्स से गैदर करते हो वही आपकी इमोशन हाँ, नेचर इनहेरेंट होती करते हो, ठीक है। है। एक दफा नर्सरी बता दो मैं सही से एक दफा। नेचर देखो, नेचर वो चीज है जो आप कुदरती तौर पे इनहेरेंट करो, और नर्चर वो है जो आप अपने एनवायरनमेंट से लो, आसपास के लोगों से। जैसे लेट सपोज हम ये कहते हैं ना कि इंसान पे उसकी सोहबत का असर होता है, सोहबत का असर इज नर्चर। आप बुरे दोस्तों के साथ बैठेंगे जो झूठ बोल रहे हैं, तो आपकी आदत भी कहीं ना कहीं वो चीज, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, मौलवी आप क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी जैसी सोहबत रखेंगे कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी पे इफेक्ट होगा। आप अपनी जिंदगियों का जायजा लें, खुद से, मुझे ना बताएं, खुद से जायजा लें नर्चर का और नेचर का आपके ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है, आप जिन दोस्तों के साथ रह रहे हैं। मैंने तो डायरेक्टली भी ऑब्जर्व किया है लड़कियों को या लड़कों को, लड़कों को भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, निकम्मों के साथ बैठेगा तो शायद वो पढ़ तो अच्छा रहा है लेकिन उसकी ड्रेसिंग वैसी हो जाएगी, उसका बात करने का तरीका वैसा हो जाएगा,
या अगर मैंने लड़कियों को देखा है तो जैसा सूट, जैसे कपड़े, जैसा बाल बनाने का स्टाइल किसी एक का होगा, दूसरी का भी वैसा हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें क्या हैं? ये आपका नर्चर है। आप लोगों से सीखते हैं, क्योंकि इंसान तो समझो चलता-फिरता कंप्यूटर है ना। आपके तमाम सेंसेस हर वक़्त खुले रहते हैं जब आप जाग रहे हैं, ठीक है? सोते में भी होते हैं, लेकिन जाग रहे हैं तो बिल्कुल एक्टिव हैं। तो आप मैसेजेस ले रहे हैं, जब आप मोबाइल देख रहे हैं, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप मैसेजेस ले रहे हैं। और जैसे-जैसे आप मैसेजेस लेते हैं, तो वो आप अपनी पर्सनैलिटी में उस चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं। और नेचर तो वो तो खुदा की तरफ से आपको मिल गई है। फिजिकल फीचर, आपकी हाइट ज़्यादा है, हाइट कम है, आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है, कलर्ड आइज़ हैं, कलर्ड आइज़ नहीं है, बालों का रंग, ये सारी चीज़ें आपके नेचर में मिली हैं। उसके अलावा नेचर में बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बीपी का इश्यू, डायबिटीज़, ये आपको आपके नेचर से मिलती है। क्लियर है? ठीक है। फिर क्लास एंड करें? इकरा मुझे अटेंडेंस दे देना। जी मैम। चलें जी, फिर क्लास एंड करते हैं।